सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यापार के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर से एक नई बुलंदी देखने में आई है तारीख की, और 57,000 से ज़ायद पॉइंट्स का आज हमने इजाफा भी देखा है। पाकिस्तान में मुस्बत रुझान इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि IMF के साथ मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और 70 करोड़ की अब आगे किस्त भी पाकिस्तान को जारी हो जाएगी। तो ये मुस्बत रुझान जो मार्केट के अंदर देखने में आ रहा है, इसके मामलात कहाँ तक आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे। ज़फ़र मोती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोती साहब आपके वक्त का। आज क्या सेंटिमेंट थे मार्केट के, किस तरह से हमने देखा कि बड़ी पॉजिटिविटी थी? देखिए, मार्केट जो सुबह शुरू हुई ना तो थोड़ी कश्मकश में थी। मार्केट का प्रॉब्लम ये था कि उसको ये खतरा जो हुआ है कि भाई इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ाएंगे नहीं, उनका स्टेटमेंट ऐसा आया है तो बढ़ाएंगे नहीं। हम तो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंबॉलिकली वो कम करेंगे। वैसा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में तो जरा मार्केट डोलड्रम में थी, लेकिन उसके बाद इसको भी मार्केट ने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि IMF के जो डील हो गया है इसके फौरन बाद 60 करोड़ डॉलर की चाइना की डील भी हमें मिल जाएगी। और जो IMF इस दफा सेटिस्फाइड गया है वो ये दिखा रहा है कि उनकी जो मीटिंगें थी सब एम्बेसडर से, जो कि भाई जो डोनर पाकिस्तान के हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते रहेंगे IMF के इस ट्रांचे के बाद, तो उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिला है। इनफैक्ट UAE के एम्बेसडर के तो मीडिया ने भी कवरेज दी है कि भाई वो उनसे मुलाकात हुई है। तो ये सब ने मार्केट को एक पॉजिटिव मूव में शुरू कर दिया। और फिर आज जो सबसे बड़ी बात है, ना सिर्फ 57,000 बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा 1 अरब शेयर का काम हुआ है। अब वो बहुत छोटी स्क्रिप्ट में हुआ है, नो डाउट, क्योंकि रुपी टर्म में 27 अरब रुपए का रुपी टर्म में हुआ है। तो इससे पता चलता है कि वैल्यूएशन उस शेयर की थर्ड टायर की, सेकंड टायर की होगी। लेकिन 1 अरब शेयर छोटे में होने का मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स, डे ट्रेडर्स, ये सब अब मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए हैं, जिससे प्राइस डिस्कवरी और मार्केट की डेप्थ बढ़ जाएगी। छोटे इन्वेस्टर और जो आप बात कर रहे हैं कि वाकई इस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं? अभी तक तो ये तासुर दिया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ बड़ा इन्वेस्टर है जो इस वक्त चल रहा है, तो छोटे इन्वेस्टर का आना तो फिर तो मार्केट मजीद बढ़ सकती है। देखिए, थर्ड टायर के स्क्रिप्ट में काम होना और इतनी हाई क्वांटिटी में काम होना, इसमें पार्टिसिपेंट हर किस्म के होंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि हाई एंड के पार्टिसिपेंट हो। इसमें 10,000 शेयर से लेकर 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख शेयर तक का भी बंदा होगा। 1 अरब शेयर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट शेयर टर्म में भी। तो ये शो कर रहा है कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में अब जो हाई एंड की बहुत महंगी स्क्रिप्ट है वो तो फंड मैनेजर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो जो रिच इन्वेस्टर है वो इन्वॉल्व होता है, लेकिन जो लो एंड में है वो डे ट्रेडर्स, इन एंड आउट होने वाले, थोड़े बहुत स्पेक्यूलेटर्स और थोड़े बहुत स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटरेस्ट रेट का जो मामला है अभी, अगर ये कम नहीं होता है तो मार्केट पर इसके क्या असरात होंगे अगर यहीं बरकरार रहता है 22% पर? तो नहीं, ये तो अब हम लोग यही डिस्कस पूरे दिन कर रहे हैं। तो मार्केट ने ये तो अब पीक के बाद बोल रहे हैं अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। ये तो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मार्केट तो एक्सपेक्ट कर रही है कि टी बिल्स के यील्ड कम हुए हैं, PIBs के कम हुए हैं, 3 साल वाले, 5 साल वाले, तो उसका इफेक्ट कुछ इंटरेस्ट रेट कम करके इंडस्ट्री को भी सांस लेने दिया जाए और अपना जो कर्जा लेकर कुछ काम करना चाह रहे हैं उनको भी सांस लेने की जगह मिले। तो वो अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि दिसंबर नहीं तो जनवरी इवेंचुअली इनको करना तो पड़ेगा। सही। तो डॉलर का जो ज़फ़र साहब रेट आज इंटरबैंक में हमने देखा 2 रुपये नीचे हुआ है, तो ये भी IMF के मिशन की वजह से, और इसके मार्केट पर किस तरह के असरात होंगे? भाई देखिए, जैसे ही 70 करोड़ की बात आती है ना तो यहाँ पर ऐसा होता है जैसे हमारी जेब में आ गए। ऐसा तो नहीं होता है लेकिन जो उड़ान होती है वो रुक जाती है, थोड़ा लोगों को ब्रीदर मिल जाता है, थोड़ा लोगों को लगता है कि स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ रही है, तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से आए। लेकिन आप एक और नोटिस करें कि बहुत खातिर ख्वाह डिक्लाइन नहीं हुआ। जिस स्पीड से ऊपर आया है इतनी स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है। अभी भी 287, 88, 89 की खबरें हैं। तो ये सब दिखा रहा है कि थोड़े दिन में ये खुदा न खास्ता अगर और कंट्रोल नहीं किया गया तो वापस
290 के ऊपर ना चला जाए। तो कहा तो जा रहा था कि 250 पे ये आना चाहिए और आ भी जाएगा, लेकिन दोबारा से इंपोर्ट खुलने के बाद ये बढ़ रहा है। मार्केट पर क्या सिचुएशन होगी इसकी अगर ये इसी तरह से वापस 300 को टच कर जाता है? तो अगर 300 को टच कर गया तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, फिर ये जो इंटरेस्ट रेट कम होने की बात है ये खत्म हो जाएगी, फिर महंगाई का एक दौर चलेगा, तो ये तो बुरी बात होगी। और इतना हाई इंटरेस्ट रेट, फिर हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, हाई गैस प्राइसेस, पाकिस्तान फीजेबल नहीं रहेगा इंडस्ट्री लगाने की। सही, तो ये इम्पॉर्टेंट मामला है कि इस वक्त जिस तरह डॉलर को रोका गया है उसी तरह से डॉलर का रुकना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इंपोर्ट का अगर इशू हुआ तो फिर उसमें बहरहाल फ्लक्चुएशन नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब स्टॉक एक्सचेंज में जो एक नया रिकॉर्ड बन रहा है वो हालात की बेहतरी अगर ऐसी ही जारी रही तो ये फिर मुस्बत रुझान अगले आने वाले दिनों में भी देखा जाएगा। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है और वो है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। मईशत की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर थी जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई और उसके बाद कुछ इकदाम हुए और उन इकदाम के बाद सूरत हाल बेहतरी की जानिब गई। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो डॉलर की स्मगलिंग नज़र आई उस डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया और स्मगलिंग के रोकते ही डॉलर की कीमत कम होना शुरू हुई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई और तमाम तर चीज़ें बाकायदा तौर पर रोकी गईं। और साथ ही साथ जो इस वक्त मामलात थे स्मगलिंग के साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जाना, उससे सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में GDP प्लस की अब बात हो रही है कि सरप्लस जो है वो पाकिस्तान 0.4 वो भी हासिल कर लेगा। और पाकिस्तान में इस वक्त माशी बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क की सालमियत के पेश नज़र अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों का आगाज़ किया है। अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती रहनुमाओं की अंतक कोशिशों और मेहनत के समरात रूनुमा हो रहे हैं। 2 नवंबर 2023 को IMF की टीम ने नाथन पोर्टर की सरबराही में पाकिस्तान का दौरा किया था और 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान ने IMF के मतलूबा अहदाफ हासिल कर लिए, जिसके बायस पाकिस्तान IMF की जानिब से $70 करोड़ की कर्ज की मंजूरी हो गई। IMF से मिलने वाले इस कर्जे से पाकिस्तान मुआशी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ₹2 और डीजल की कीमत में ₹6 कमी का इत्तला गुज़श्ता रात हुआ। पाकिस्तानी हुकाम माली साल 2024 में पाकिस्तान के GDP में 0.4% सरप्लस हासिल करने के लिए भी पुरज़्म है। मुल्क की तरक्की के पेश नज़र आवाम को कर्जों में रिलीफ दिया जाएगा। कफालत प्रोग्राम के तहत कमज़ोर तबके के 93 लाख ख़ानदानों को रिलीफ और सालाना वजीफ़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम भी किए जाएंगे, जिसके तहत GDP पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। दरामदात में कमी, बरामदात और रुपए की कदर में नुमाया इजाफे से मुल्क की मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त मईशत की सूरत हाल के हवाले से। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, मुश्किल वक्त जो है वो मईशत थी इस वक्त, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट भी अस्करी क़यादत ने भी मिलकर कुछ इकदाम जो किए हैं उसके बाद जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। क्या सिचुएशन और कहाँ पर इस वक्त हम जो है मुआशी तौर पर खड़े हैं? देखिए, इसको 2 हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो IMF का प्रोग्राम है जिसके तहत एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। उन एडजस्टमेंट्स का फायदा ये हो रहा है कि आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है इकोनॉमी में। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? उन एडजस्टमेंट्स का ताल्लुक फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि मालियाती खसारे को संभालने से है, एक्सटर्नल सेक्टर के चैलेंजेस को थ्रू अ मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट संभालने से है। जो पाकिस्तान का इस वक्त सर्कुलर डेट बढ़ रहा था बोथ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, उसको संभालने से है। पाकिस्तान के SOEs की बेहतर प्रोफेशनल मैनेजमेंट और प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, और SOEs लॉ, SOE की पॉलिसी को अप्लाई करने से है। उसका ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, उनको एक स्टाइपेंड जो है, इंक्रीज्ड स्टाइपेंड इस साल तकरीबन 93 लाख हाउस होल्ड्स को मिले। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा ताल्लुक है IMF प्रोग्राम का, और उसको आप सबसे ज़्यादा अहमियत दें, वो ये है कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर चैलेंज्ड है। पाकिस्तान को 23 से 28 अरब डॉलर के ज़रूरत है कि पाकिस्तान अपनी रोल ओवर्स करा सके, नई फाइनेंसिंग हासिल कर सके, कमर्शियल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल प्रोजेक्ट, प्रोग्राम फाइनेंसिंग, जिनीवा के प्लेजेस, इन सब का ताल्लुक जो है वो IMF की कंटिन्यूड सपोर्ट और IMF की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल से है। सो अगर हम ये सब कुछ इस तरफ जा रहे हैं, जो कि तायुन IMF की कल की जो
फाइनल हमारे साथ निगोशिएशन खत्म हुई उससे आपको दिखाई देगा, तो दैट इज अ गुड एंड अ सेटिस्फैक्टरी स्टोरी फॉर पाकिस्तान। इसको साथ साथ मिलाइए कि उन्होंने ये भी कहा कि ये अच्छी बात है कि आपने मेजर्स दिए, चाहे वो रेगुलेटरी हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट के हों, और उससे आपकी जो एक थर्ड मार्केट थी वो एलिमिनेट हुई, आप वापस इंटरबैंक मार्केट में कारोबार में आए, बिल्कुल रुपए को तकवीयत मिली, एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हुआ। स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को करेक्ट करना, ये तो कोई भी नहीं ना कह सकता कि ये गलत काम है, मतलब इट इज द राइट थिंग टू डू। मतलब मैं अपने मुल्क में अगर स्मगलिंग रोकूंगा तो इट इज द राइट थिंग टू डू। SIFC पे बहुत बात हुई है और आई थिंक इट इज अ मिसअंडरस्टूड नोशन। कोई भी नई चीज क्रिएट होती है तो उस पर जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनका एक बड़ा एक रिएक्शन नॉर्मल सा होता है कि ये क्या चीज़ है, इसको समझिए। सो अगर वो उसको समझेंगे तो रियलाइज करेंगे कि ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है कि हम चीज़ों को पुश भी कर सकें, बाहर ल्योर करके इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान ला सकें और इन्वेस्टर को भी मदद कर सकें। ये तो हमारे लिए एक ये चीज़ें जो नज़र आई हैं हमें IMF के साथ बातचीत में, मामलात में, वो बेहतरी हो गया। SIFC जो खाकान साहब आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज़ जो देखी अभी इसमें जो अहदाफ रखे गए हैं, मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अपना GDP में 0.4% सरप्लस हासिल कर लेगा। क्या इन्हीं इक़दामात पर, इन्हीं डायरेक्शंस में हम इन अहदाफ को हासिल कर सकते हैं? देखिए, असल बात तो ये है कि आप बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब भी कोई मुल्क हासिल कर लेता है, इससे आगे का जो सफर है वो तो यही है ना कि आपने ग्रोथ को रिवाइव करना, यानी कि आपने इन्फ्लेशन को संभाला, आपने अपने खसारों को संभाला, तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे आप यही करना चाहते हैं ना कि आप बढ़ें टुवर्ड्स ग्रोथ। ये जो आपने 0.4 का जिक्र किया, ये तो है हमारा खसारा जो कि प्राइमरी सरप्लस का हम करना चाहते हैं। फिजिकल का खसारा कम करना चाहते हैं, प्राइमरी सरप्लस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। प्राइमरी सरप्लस जो है वो ये होता है कि जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दें अपनी पेमेंट्स में से, तो आपके पास क्या रकम बचती है। अगर वो प्राइमरी सरप्लस हो तो उसको ये IMF से हमने तय किया हुआ है, हमें अपना ओवरऑल फिस्कल का खसारा संभालना है। मैं इसके साथ साथ हमेशा ये गुफ्तगू करता हूँ कि ये पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन एक मैक्रो स्टेबिलिटी तो ज़रूर दिखाई देगी, बट आपको अपने फंडामेंटल कामों से, प्राइवेटाइजेशन से, FPR की बेस बढ़ाने से, एनर्जी सेक्टर को डिसरप्ट करके उसको बेचने से, उसकी एफिशिएंसीज लाने से, टैरिफ रिजीम्स को ठीक करने से, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की सलाहियत, पैदावारी बढ़ाने से, इन सब चीज़ों से इनहराफ नहीं करना चाहिए। ये फील गुड फैक्टर जो इस वक्त क्रिएट हो रहा है उसको यूज़ करें कि लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी SIFC के थ्रू एक्साइटेड हो। पाकिस्तान का जो एंटरप्रेन्योर है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट से पैसे निकाल कर उसको डिसइंसेंटिवाइज करें, वो स्टॉक मार्केट में जो कि अब एक बेहतर रिटर्न दे रही है उसमें इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मसाइल को हल करना, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना, ये सब हमारा काम है। IMF आपको एक हद तक हेल्प कर सकती है। फाइनली मैं एक जुमला हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से, IMF is a necessary condition for Pakistan's prosperity, but it's not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. The sufficient condition is the structural and the fundamental reform that Pakistani doctors have to themselves do. And I really hope कि आने वाली गवर्नमेंट के सारे चीज़ें जो जिनकी अभी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, उन पे काम करेगी। अदरवाइज हम ये इस साइकिल से कई दफ़ा गुजर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हम वापस आएँ इस साइकिल में। दो एस्टैब्लिशमेंट की बहुत बड़ी पुश है कि हम इस साइकिल को परमानेंस दे सकें, एंड आई रियली होप कि हम दे सकें। तो ये कर भी सके, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें नोट कर रहा था कि एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, जो एक गर्दिशी कर्जा है, सर्कुलर डेट जो है हमारे जो पावर सेक्टर के अंदर दोनों जगह पे ऑयल एंड गैस, वो उसमें भी अब कोशिश की जा रही है कि इसको काबू किया जाए और ख़त्म किया जाए। इसके फिर कैसे और कब तक के असरात होंगे जो हम कम अज़ कम इस वक्त बोझ तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की मईशत तो बेहतर हो। प्राइसिंग चेंजेस से आप फ्लोज को तो ज़रूर बर्दाश्त कर लेंगे कि वो कम हो जाए। प्राइसिंग चेंजेस जो हैं ऑफ कोर्स लोगों पर भारी पड़ते हैं, पर अगर आप 3.5 साल गैस की कीमत तब्दील नहीं करेंगे तो ये कोई अच्छा रिफॉर्म नहीं है। सो प्राइसिंग रिफॉर्म ज़रूर हुए हैं और कोशिश की गई है कि सर्कुलर डेट के जो फ्लोज हैं, बोथ जो सेक्टर्स हैं पावर और गैस, उनको संभाला जा सके। बट देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये बात है ना
कि हम बिलीव करें कि जो एनर्जी सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मांगता है, और ये रिफॉर्म शुरू होना चाहिए इस सोच से कि एनर्जी सेक्टर सरकार जो है वो नहीं चला सकती। सारे डिस्कोस, मेजर जनरेशन कंपनीज, मेजर पावर प्लांट्स, मेजर वापडा के अंदर काम, ये सारे सरकार में हो रहे हैं। और आप इसकी हालत को कंपेयर कीजिए टेलीकॉम सेक्टर से, जो एक प्राइवेटाइज, डाइवेस्टेड और जिसे कहेंगे डीरेगुलेटेड सेक्टर है, तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर है। बिल्कुल जाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि सरकार का, स्टेट का फुटप्रिंट कम करें। और उसका तजुर्बा भी इवन पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा रहा था जब PTCL का मामला भी हुआ। तो अब इसको देखना है कि कब तक गवर्नमेंट जो आए और प्राइवेटाइजेशन के अमल को मुकम्मल करे, तो पाकिस्तान में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़ सके। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशियात। और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम व्यापार में। नाज़रीन, एक लफ्ज़ आपने पिछले 10 सालों में बहुत सुना है और वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और इस पर होने वाली पेशरफ्त। बहुत से लोगों से जब ये पूछा जाता है कि CPEC क्या है, लोगों का ख्याल है कि शायद गवादर में बनने वाली एक बंदरगाह और उससे जुड़ी हुई चंद सड़कें जो शायद चाइना तक जाएंगी, और पाकिस्तान किस तरह से इससे फ़वायद हासिल कर सकता है। ये CPEC मंसूबा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और अब तक CPEC में क्या पेशरफ्त हुई है। ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त पेश हैं, और बहुत ज़्यादा ये बात की जाती रही कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान के नौजवान बाहर नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। लेकिन ये क्या इस तमाम तरह अहदाफ की जानिब हम बढ़ रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमान डॉक्टर हसन दाऊद बट साहब, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर CPEC हैं, माहिर मुआशियात हैं और फॉर्मर CO भी रहे हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड KP के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन दाऊद बट साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक हम 10 साल, बल्कि CPEC के मामलात और जो विजन है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 10 साल में CPEC में हमने क्या खोया है, क्या पाया है? अब तक CPEC के बनने वाले कौन से मंसूबे हैं जिसको आवाम तक हम बता सकें कि ये है? जी बहुत शुक्रिया। और आई थिंक पिछले 10 साल में अगर कोई चीज़ डिस्कशन वर्दी थी, स्पेशली वो चीज़ जो कि हम शोकेस कर सकते थे ग्लोबली कि कैसे पाकिस्तान कलील अरसे में बहुत एफिशिएंसी के साथ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, वो CPEC था। और CPEC ने 10 साल के अंदर ये प्रूफ किया कि अगर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो, जैसे कि नजीब भी बात कर रहे थे, तो उसके ज़रिए हम बहुत आसानी से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हमने CPEC के अंदर तकरीबन 580 किलोमीटर से ज़ायद की सड़कें और मोटरवेज़ बनाए, इसके अलावा हमने 800 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन बनाई, 6000 मेगावाट की एनर्जी हम ला चुके हैं और इससे मज़ीद आ रही है। गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट की, और अब गवादर का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ डेवलप हो रहा है, वहाँ पे 300 मेगावाट का एक पावर हाउस बन रहा है, और इसके अलावा एक एयरपोर्ट जदीद तर्ज का चाइनीज़ ग्रांट के थ्रू बन रहा है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी चाइनीज़ बॉर्डर से लेके रावलपिंडी तक और आगे फिर साउथ की तरफ जा रही है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इंटेंजिबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवादर के अंदर यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश होना, वोकेशनल ट्रेनिंग का इस्टेब्लिश होना, 1000 के करीब हमारे एजुकेशनल विज़िट्स का होना हाई लेवल के, और इसके अलावा वहाँ पर स्टूडेंट्स जिनको ग्रांट और स्कॉलरशिप मिलती है उसका इंक्रीज़ होना, ये वो तमाम समरात हैं जो कि हमने CPEC से 10 साल में हासिल की। अच्छा, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात की। और एक ऐसी चीज़ जो कि आपने अभी इससे पहले IMF के कॉन्टेक्स्ट में बात की, हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने इंटेंजिबल हासिल की। फॉर एग्जांपल, हमने जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव शुरू किया और CPEC आया, तो उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपोज हुई जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की, जिसमें हमें ज़रूरत थी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन के लिए। हमें इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत थी, और CPEC के आने से और चाइनीज़ इन्वेस्टर के आने से, स्पेशली जब स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर चैलेंजेस आए, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सके वो चैलेंजेस, और उसके लिए अब हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और जिस तरह अब CPEC के नेक्स्ट फेज़ के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर
मॉडर्नाइजेशन और एग्रीकल्चर के अंदर को ब्रांडिंग और को मार्केटिंग की बात की जा रही है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, इसको कहा जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न रूट्स हैं और बस वो रूट और सड़कें यहाँ से निकलेंगे ट्रॉलर तो और वो जहाँ चले जाएंगे चाइना के बॉर्डर पास, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर वाकई बन रहा है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और ये भी कहा गया कि सी पैक बनने से हम अपनी इंडस्ट्री को शायद कहीं ना कहीं, ये भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा कि वो हमारी छोटी जो इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो भी तबाह हो रही है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव करती है और बायलैटरल इनिशिएटिव करती है और दो ऐसे स्टेक होल्डर जो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समझते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। और मेरा ख्याल है कि जो रिस्क्स होते हैं वो उनका होना या उनकी डिस्कशन होना इतनी बुरा नहीं है और आपने कुछ हाईलाइट भी किए, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मिटिगेशन अप्रोच हो तो बिल्कुल ही कोई मसला नहीं। और जब हम 2013 के अंदर इस पर डिस्कशन कर रहे थे तो क्लियरली हमने देखा कि हमारी 3% to 4% GDP ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही थी कि हमारी उस वक्त 13 घंटे की लोड शेडिंग थी अर्बन एरियाज़ में और इससे कहीं ज़्यादा हमारे रूरल एरियाज़ में थे। और जब तक आप रूरल अर्बन इकॉनमी को डेवलप नहीं करते, उनके सिनर्जाइज नहीं करते, उसके लिए हमारे पास हाईवेज़ नहीं थे। तो हमने ये देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज होने के लिए, गैप होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के ना होने की वजह से, ह्यूमन कैपिटल के ना होने की वजह, हम बहुत सारे इकोनॉमिक अचीवमेंट्स नहीं हासिल कर रहे थे और जिस तरह आपने भी कहा बूम एंड बस साइकिल की तरफ जाते थे। तो अब इस सिलसिले में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के सेंस में हम गवादर को एक सेंट्रल ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की तरफ जा चुके हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं किस तरह इसको लेवरेज कर सके। हमारे जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वहाँ पे जो PSGP के थ्रू सड़कें बनी हैं, गवादर का कोयटा के साथ जो कनेक्टिविटी हुई है, इस कनेक्टिविटी की वजह से हम डेवलप कर चुके हैं। मैं आपको एक KP की एग्जांपल देता हूँ। KP का जब मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का CEO था तो वहाँ पे जब हकला DI खान रोड बनी, यानी कि इस्लामाबाद के से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं उसको जब DI खान के साथ 4 लेन मोटरवे से अंडर द सी पैक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, तो वहाँ पर जो पंजाब से इन्वेस्टर्स हैं, सफ़ायर ग्रुप, फातिमा ग्रुप, वो फ़ौरन उधर गए और उन्होंने वहाँ पर लैंड एक्वायर की और स्पेशल प्राइवेट सेक्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट की बात। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का सवाल है, वो सी पैक और नो सी पैक हमने ज़रूर हासिल करनी है और उसके लिए हमने ना सिर्फ ऐसी पॉलिसी आर्टिकुलेशन करनी है बल्कि हमने सी पैक को नेक्स्ट फेज़ में उसको लेके जाना है। और इसी सिलसिले में हमने जब उनसे डिस्कशन की और हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया तो उसके अंदर कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई की, जिसके अंदर टेक्सटाइल, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और इवन टूरिज़म इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया गया। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर चाइनीज़ टूरिज़म जो ग्लोबली एक सॉट आफ्टर टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका के अंदर उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो आएँ और उनकी इकॉनमी बेहतर है तो वो एक्सपेंडिचर भी करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की एफर्ट की जा रही है। जहाँ तक आपने बात की कॉटेज इंडस्ट्री, तो मेरा ख्याल है कि सीपेक के अंदर जहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, वो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। जो कॉटेज इंडस्ट्री आई थिंक उसको ये जो कनेक्टिविटी हासिल की जा रही है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको अगर आप फार्म को मार्केट से कनेक्ट नहीं करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री है उसको आप उसकी मार्केट के अर्बन सेंटर्स के साथ या इवन बियॉन्ड ई-कॉमर्स के थ्रू कनेक्ट नहीं करेंगे फॉर चाइनीज सप्लाई चेन, तो फिर आप किसी सूरत हासिल नहीं कर सकते। तो आई थिंक सीपैक ने 10 साल के अंदर हमें बहुत डिविडेंड दिए हैं। हम इसको अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर इनको यूज़ करें और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इवन माइक्रो स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और मार्केट्स को कनेक्ट करें दोनों मुल्कों। सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी अब कहा गया, ये भी एक प्रोपेगेंडा चला कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान पर कर्ज़ों का बहुत बोझ हुआ। क्या ऐसा ही था? सी पैक के मंसूबे पाकिस्तान के कर्ज़ों में इजाफा कर गए? नहीं, सी पैक के अंदर जो कर्ज़े लिए गए हैं वो जो गवर्नमेंट ने कर्ज़े लिए हैं वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर अराउंड $5 बिलियन और उसके लगभग हैं। और ये वो कर्ज़े हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर की डेवलपमेंट के अंदर, मुल्तान सक्कर मोटरवे की डेवलपमेंट के अंदर और ऑरेंज लाइन की डेवलपमेंट के अंदर के हैं। और अगर उनका आप GDP से कंपेयर करें तो वो बहुत ही कम है। तो आई थिंक ये एक नैरेटिव है जो कभी कभी ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर से ज़्यादा किया जाता है। एक डेट ट्रैप डिस्कशन होती है, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी की डिस्कशन होती है और अब आप देख लें कि पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट ही है, 70% जो एम्प्लॉयमेंट है सीपैक के अंदर वो पाकिस्तानी है। सो इसी तरह डेट का नैरेटिव भी फॉल्स है।
और पाकिस्तान का आई थिंक अगर आप गवादर को ही देख लें तो वहाँ पर जो 75 to 80% प्रोजेक्ट्स हैं या तो वो ग्रांट हैं या इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो और इंटरेस्ट फ्री लोन भी ईस्ट पे एक्सप्रेस वे के लिए जो एक प्रोजेक्ट है। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही फॉल्स डिस्कशन है और मेरा ख्याल है हमें इस डिस्कशन से निकल के तो आगे की बढ़ना चाहिए। और मैं यहाँ पर वैसे एक बात क्लियर करता रहूँ कि हमें अगर कर्जे लेने भी हैं तो अगर वो सस्टेनेबल हो और प्रोडक्टिव हो तो उसके लिए भी हमें एफर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जिनको हमें फ़ौरन एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं और उनके लिए एसईजीज डेवलप करने की, तो उनको डेवलप करने के लिए हमें गवर्नमेंट से और आउटसाइड गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, चाहे वो चाइना से ही, हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, इंटरनेशनल प्रेशर हमने माजी में देखा बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन अब तो बहुत से ममालिक जो है वो ख़ुद, हमने गवादर देखा है, वहाँ पर आके रिफाइनरीज़ की बात हो रही है, वो उनके इन्वॉल्व होने की, वन बेल्ट वन रोड के साथ कनेक्टिविटी, तो इसका जो इंटरनेशनल प्रेशर अब आप समझते हैं कि वो ख़त्म हुआ है और चीज़ें आगे बढ़ गई हैं? देखिए, जब पाकिस्तान अपनी डेवलपमेंट करता है और ये तमाम लेवल की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, जब आप एक नेशनल एजेंडा बनाते हैं फॉर डेवलपमेंट, नेशनल एजेंडा फॉर ग्रोथ बनाते हैं, तो आपके पास जो आपके नॉट सो फ्रेंडली कंट्रीज़ या नॉट सो फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो ये डेवलपमेंट पाथ हम ना ले सकें। सो मेरा ख्याल है कि इन चैलेंजेस को हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरह हमने 1.3 to 1.4 मिलियन जो यंगस्टर्स हैं जो जॉब मार्केट हर साल एंटर करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करनी, कैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है ताकि हम फूड सिक्योरिटी हासिल करें। और आप देख लें कि किस तरह हमने खूबसूरती से सीपैक के ज़रिए एनर्जी सिक्योरिटी हासिल की है। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आज हम हाइडल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, आज हम ऑफ कोर्स हम थर्कोल को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और थर्कोल सीपैक के पहले हम ना उस पर गुफ्तगू तो करते थे लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे। तो आज अब वहाँ से तकरीबन 3000 मेगावाट एनर्जी निकल रही है और आगे ये पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स को देखेगा। तो ये जब आप सिक्योरिटी इंश्योर कर लेते हैं फूड, एनर्जी, ह्यूमन कैपिटल की, तो आई थिंक आप बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में सीपैक और BRI के अंदर, आप देखें BRI के अंदर तकरीबन 150 कंट्रीज़ ने भी इस साल BRI फोरम अटेंड किया है। बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स भी थे और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर थे। आई थिंक ये वहाँ पर पाकिस्तान शोकेस होता है एज अ कंट्री विच इज़ रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रेडी फॉर अट्रैक्टिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर, फ्रॉम पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आई थिंक हमें सीपैक को अपना एक डेवलपमेंट एजेंडा के तौर पे आगे लेके जाना चाहिए और बाकी कंट्रीज़, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या हमारे और नेबरिंग कंट्रीज़ हो, उनको इसके अंदर और BRI के प्लेटफॉर्म में आने के लिए वेलकम करना चाहिए और इसके ज़रूर रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, आप रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो रीजनली इकनॉमिकली अगर हम चीज़ें देखते हैं तो पाकिस्तान के पास एग्रीकल्चरल और लाइफ स्टॉक में बहुत बड़ा एक बूम हो सकता है, क्योंकि एक तो चाइना ही बहुत बड़ी मार्केट है दोनों चीज़ों के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, इस पे किस तरह से सरमायाकारों को तवज्जो देनी है कि हम रीजनल जो इकनॉमिक जोन है उसको बढ़ा सकें और अपनी जो एक्सपोर्ट है, कम से कम हम तो इर्द गिर्द जब डाटा निकाल के देखते हैं तो हम तो इर्द गिर्द में भी एक्सपोर्ट उस तरह से नहीं कर पाए हैं, तो सीपैक को जो रीजनल एक्सपोर्ट है उसमें कैसे बढ़ाया जाए? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। और आई थिंक ना सिर्फ हम एग्रीकल्चर की बात करें बल्कि माइंस एंड मिनरल का सेक्टर है जो कि हम बिल्कुल ही रॉ एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते। एग्रीकल्चर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है चाइना में, जहाँ पे आसूदगी आ रही है और वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग राइस एंड ऑफ कोर्स अदर एरियाज़, इवन चेरीज़ एंड स्ट्रॉबेरीज़ जो कि अब हम ग्रो करते हैं। सो आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि SIFC का एक प्लेटफॉर्म इस वक्त फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर पे, साइंस एंड IT के सेक्टर पे और माइनिंग के सेक्टर पे। और इन्हीं तीनों सेक्टर्स को अगर आप चाइना की इकॉनमी के साथ कनेक्ट कर लें या उसको इतना रोबस्ट बना दें कि वो चाइना और बड़ी इकॉनमीज़ के साथ कनेक्ट कर सके, सो आई थिंक हम इसके डिविडेंड हासिल करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक वन साइज़ फिट ऑल अप्रोच ना करें। आप ये ना कोशिश करें कि आप ओवरनाइट एशियन टाइगर बन जाएंगे। आई थिंक इंक्रीमेंटल अप्रोच लें। आप जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, जहां पर आप बिजली, गैस, राइट ह्यूमन रिसोर्स, वोकेशनल सेंटर्स डेवलप करें। वहां पर आप एक्सपेरिमेंट करें। एग्रीकल्चर के फुट एंड माउथ, लाइफ स्टॉक के फुट एंड माउथ डिजीज़ फ्री जोन्स बनाएं, एग्रीकल्चर के फ्री जोन्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाएं और वहाँ पर वो चीज़ ग्रो करें
जिस तरह SIFC बहुत सारे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप कर रहा है थ्रू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, के वो आगे जा सके और डेवलपमेंट आ सके। तो आई थिंक एक अगेन हमें एक सिनर्जाइज अप्रोच करनी होगी और बहुत सारे सेक्टर्स पे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। हमें सेक्टर बाय सेक्टर, फेज़ बाय फेज़ आगे जाना चाहिए। हमें लेबर इंटेंसिव, एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT के सेक्टर को प्राइमरी फोकस रखना चाहिए। SIFC बिल्कुल ऐसा कर रहा है। बस सिर्फ हमें ये करना है कि हमने अपने लिए ऐसे प्राइवेट सेक्टर आइडेंटिफाई करने हैं स्टेक होल्डर्स जो कि चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर के साथ नेक्स्ट फेज़ में B2B में इंटरेक्ट कर सकें, उनको समझ सकें, जो कल्चरल डिफरेंस है उनको आइडेंटिफाई कर सकें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हर लेवल पे उनके साथ इंटरेक्शन हो, पॉलिटिकल लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, बिजनेस लेवल पे बिजनेस लीडर्स के साथ, इवन एकेडेमिया के जो लीडर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं उनके वहाँ पे एकेडेमिया के साथ। क्योंकि इस वक्त चाइना पेटेंट करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, माइनिंग हो, IT हो, ई-कॉमर्स हो, उसमें नंबर 1 है इस वक्त। और इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें वो सेक्टर्स जिनके लिए हमें चाइना की हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है और उन पे आगे लेके जाएं और फिर आगे इस कॉपरेशन को मज़ीद एक्सपेंड कर सकें। सर डॉक्टर साहब, क्या इतना पोटेंशियल पाकिस्तान के मार्केट में है कि लोकल इन्वेस्टर भी और FDI भी वो हो और इतना बड़े पैमाने पे ये चीज़ें हो जाए, इतना पोटेंशियल हमारे पास है? देखिए हमारे पास क्या चीज़ है ये भी हम साथ डिस्कस करते हैं और क्या चीज़ नहीं है उसको भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास इस वक्त एक बहुत लार्ज साइज पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन है। हमारे पास एक लैंड अवेलेबल है, बहुत लार्ज साइज लैंड अवेलेबल है जो कि जिसमें वाटर कंटेंट भी है और उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास माइनिंग रिसोर्सेज हैं, हमारे पास सॉल्ट रेंज है, हमारे पास कॉपर माइंस हैं, इसके अलावा गोल्ड की माइन है और मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो दे आर टॉक ऑफ द टाउन। तो हमारे पास रिसोर्सेज, नेचुरल एंडाउमेंट अवेलेबल है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, हमारे पास जोग्राफी अवेलेबल है जो कि मिडिल ईस्ट को सेंट्रल एशिया के साथ, ईस्ट एशिया के साथ, इसके अलावा वो लोग या वो ममालिक जहाँ पे एनर्जी अवेलेबल है, एनर्जी सोर्सेज, और वो ममालिक जहाँ पर एनर्जी की डिमांड है, उनके दरमियान हम कनेक्टिविटी का है। सो हमें जोग्राफी भी है, नेचुरल एंडाउमेंट भी है, ह्यूमन कैपिटल है। हमने अब क्या करना है, किस चीज़ की कमी है, वो ये है कि कनेक्टिविटी ऑफ पॉलिसी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, ये दोनों चीज़ें हमने करनी है। सीमलेस ट्रेड के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये नहीं हो सकता कि इन्वेस्टर आए यहाँ पे इन्वेस्ट करे और 5 साल बाद आप रियलाइज़ करें कि आपकी पॉलिसी गलत थी। तो बेहतर ये है कि आप ऐसी पॉलिसी आर्टिकुलेशन करें, उसको लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करके एक 30 साल का प्लान कर लें। और मैं यहाँ पे ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी कहूँगा कि आप इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को अगर इंसुलेट करना चाहें कुछ अरसे के लिए तो वो भी कर रहे हैं और बिल्कुल इकोनॉमिक एजेंडा, पॉलिसीज का तसलसल होना भी बड़ा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। CPAC के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।